हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स वाला पे। आज हम लोग वापस से आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के, जो कि ये सेशन का नाम है हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन बिजनेस स्टडीज। तो यार बिल्कुल पॉसिबल है, बस हम लोग जैसे रिवीजन करेंगे, जैसे क्लासरूम में पढ़ चुके हैं एक बार, ये पूरा का पूरा सिलेबस, इंटायर सिलेबस को हमने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। और आप लोग के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आ गया हूं चैप्टर नंबर 9 लेकर के कि सर पार्ट बी करवाइए। पार्ट ए का 5 चैप्टर मेरा अपलोड है बहुत अच्छे तरीके से। 3 चैप्टर बच रहा पार्ट ए का, इट मींस चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग एंड चैप्टर नंबर 8 दैट इज कंट्रोलिंग। तो वो भी मैं बहुत जल्द कर दूंगा, बट स्टूडेंट का ये रिक्वायरमेंट था कि सर आप ये 3 चैप्टर को अभी छोड़ो और अभी चैप्टर नंबर 9 इट मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट से स्टार्ट करो। इट मींस पार्ट बी का पूरा 4 चैप्टर को अपलोड करने के बाद मैं वापस से 6, 7, 8 अपलोड करूंगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटा बार बार मैं एक ही बात बोलूंगा कि हर एक चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको उस चैप्टर के नाम से उस चैप्टर को जज करना है कि इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या है। सर आ रहा बात समझ में? ये चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि मैनेजमेंट तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो यार, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक पूरा मैनेजमेंट ही था, है ना। पूरा ऑर्गेनाइजेशन, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज किया जाता है। अब आप लोग फाइनेंस को मैनेज करोगे, यानी कि पैसे का मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। क्यों करना होता है, क्या क्या पढ़ेंगे बेसिकली हम लोग चैप्टर में। तो देखो 4-5 चीजों को हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर तुम मैनेज कर रहे हो तो तुमको ये 4-5 चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला चीज जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने वाला है, पॉइंट्स वाइज अगर आया जाए तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या है रोल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए फाइनेंस को मैनेज किया जाता है, राइट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लाइक डिविडेंड डिसीजन, लाइक फाइनेंसिंग डिसीजन। कुछ निर्णय लिया जाता है, कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। सर प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, ये आप लोग सभी को पता है। और उसके बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, कितना डेट होता है, कितना इक्विटी होता है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अर्निंग पर शेयर निकालना सीखेंगे हम लोग एक एक करके, इस तरह से हम लोग उसके बाद लास्ट तक पहुंचेंगे वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। सर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। कोई भी चैप्टर का अगर तुम सीक्वेंस बना लो तो कोई भी चैप्टर तुम्हारा टफ नहीं होता है। आ रहा होगा बात समझ में? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आ जाओ वापस से कि क्या है हमारा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स थोड़ा सा शॉर्ट नोट मैंने बनाया है ताकि 1 शॉर्ट वीडियो होगा, बहुत सही से हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसा मैं क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं डीपली विद कंटेंट, यहां पे उतना कंटेंट नहीं भी होगा, फिर भी आप लोगों को मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा कि सारा चीजों को बता दूं शॉर्ट नोट से ही, राइट। बस आप लोग बने रहिए और हो सके तो लाइक कर दीजिए, शेयर वगैरह कर दीजिए, है ना। चलिए कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है सर आपका कॉन्सेप्ट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है आपका, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट। ऑप्टिमल का मतलब होता है बेटा बेस्ट प्रोक्यूरमेंट, यानी कि आप पैसा कहां से लाओगे, बेस्ट वे कौन सा है। सब लोग को पता है यार कि 2 ही सोर्स होता है फाइनेंस का। हमने चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 में पढ़ रखा है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस को, दैट इज बोरोड फंड एंड ओनर्स फंड। तो यहां पे बोलता है वो दोनों फंड में से बेस्ट कौन सा होगा उसको प्रोक्यूर करो, एज वेल एज द यूजेस ऑफ फाइनेंस। सिर्फ प्रोक्यूर करना नहीं, कैसे यूज हो रहा है फाइनेंस का उसको भी देखना जरूरी है। आ रहा होगा बात समझ में? चलो नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है सर ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव का मतलब किस उद्देश्य से हम लोग फाइनेंस को मैनेज करते हैं। तो ये बोला गया द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज, बढ़ा देना है किस चीज को, शेयर होल्डर्स के वेल्थ को। बेटा मान ले XYZ लिमिटेड एक कंपनी है और इसका शेयर होल्डर है तुम, तो XYZ लिमिटेड हमेशा चाहेगा कि तुमको ज्यादा पैसा मिले,
आ रहा बात समझ में? क्यों सर? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चेन में जो भी हमारा हम लोग जो कोई भी कंपनी जो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट, डिविडेंड जो बांटती है, वो कब बांटती है? जितना भी लायबिलिटी होल्डर होता है वो सबको पैसा, पहले वो बैंक लोन्स को देती है, डिवेंचर्स वाले को पैसा दिया, यानी कि जितना भी क्रेडिटर्स है वो सबको पैसा देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर के पास पैसा पहुंचता है। तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर के पास अगर डिविडेंड पहुंच रहा है तो यानी कि समझ जाओ कि सारा क्रेडिटर होल्डर के पास पैसा पहुंच चुका है। आ रहा बात समझ में? तो यानी कि सब ऑब्जेक्टिव को भूल जाना है, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव याद रखना है, क्या? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। यही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है सर रोल इसका? द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी जज बाय द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट ऑल आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस आर अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। तुम बेटा कुछ भी डिसीजन लोगे ना, वो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में झलकेगा। तुम कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हो ना फाइनेंस से रिलेटेड, वो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में झलकेगा। जैसे मान के चलो तुमने डेट ज्यादा ले लिया, राइट, डेट अगर उधार ज्यादा ले लिया तो इंटरेस्ट ज्यादा दोगे, इंटरेस्ट तुम्हारा खर्चा है, खर्चा तुम्हारा प्रॉफिट को कम कर देगा, जो कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में झलकेगा। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाओगे तो तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, खर्चा बढ़ेगा। आ रहा बात समझ में? तो कोई भी डिसीजंस, कोई भी फाइनेंस का मैनेजमेंट क्या कहता है सर? कहता है कि सही से फाइनेंस को मैनेज करना है, ये हर एक जगह पे इफेक्ट डालता है। फॉर एग्जांपल, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स बाय बिजनेस, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही हमें देखना होता है, ये हमें डिसीजन लेना होता है कि क्या साइज होगा हमारा फिक्स्ड असेट्स का अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन ऑफ एंड स्केल ऑफ द बिजनेस। ये सब देखना होगा हमें कि कितना ज्यादा फिक्स्ड असेट चाहिए, मशीनरी कितना ज्यादा चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, क्या साइज का चाहिए, लैंड कितना बड़ा चाहिए, क्या हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होने वाला है, ये सारा चीज, राइट। क्वांटम ऑफ इनटू कैश इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल, क्या क्वांटिटी होना चाहिए, कितना स्टॉक चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड टू बी यूज्ड, लॉन्ग टर्म यानी कि तुम्हारा फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड कैपिटल, और तुम्हारा शॉर्ट टर्म यानी कि वर्किंग कैपिटल, ये सब तुम्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही पढ़ना है। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। अगर एक चीज तुम सोचो कि यार जब तुम पूरा अच्छे से फाइनेंस को मैनेज नहीं करोगे तब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपनी में कितना उधार का पैसा है, कितना इक्विटी है। आरा भाषा में मान के चलो कोई कंपनी का अगर हम लोग वैल्यूएशन लगाते हैं कि यार ये कंपनी 10,000 करोड़ की कंपनी है, तो भाई साहब फाइनेंस को अगर अच्छे से हम लोग मैनेज नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा वो 10,000 करोड़ की जो कंपनी हमने वैल्यूएशन लगाया, हो सकता है उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा है, हो सकता है बैंक्स लोन भी होगा, सबसे कंसिस्ट होकर के तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है डेट अपॉन इक्विटी। आ रहा बात समझ में कि कितना उधार है, कितना ओनर फंड है। तो बोला गया कि ये हमें कैसे पता चलेगा, उसको ब्रेकअप कैसे हम लोग करेंगे, जब तक हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करेंगे। तो यही एक बहुत बड़ा रोल है, याद रखना। ऑल आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेटा बोला गया कि तुम मान के चलो कि तुम कोई भी हरकत करते हो, कोई भी एक्टिविटीज करते हो, लाइक तुम डेप्रिशिएट कर रहे हो, डेप्रिशिएट तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके इंटरेस्ट की तरह बैठ जाता है। तो इंटरेस्ट तुम्हारा खर्च है, एक्सपेंस है तुम्हारा डेप्रिशिएशन, तो भाई साहब वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है पीएनएल अकाउंट को। कोई दिक्कत रोल तक नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यही रोल है एग्जाम्स में, तुमको इसी तरीके से लाइक दिस तुमको चार्ट बना बना करके लिखना है। ये सब पढ़ा दिए, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट असेट्स, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेट एंड इक्विटी, कितना उधार है और कितना ज्यादा तुम्हारा इक्विटी है, वो सब कैपिटल स्ट्रक्चर को बताता कौन है, ब्रेकअप कौन लेकर के आता है, तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। एंड ऑल टर्म इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई भी तुम कुछ हरकत कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, वो सब तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर के इफेक्ट करेगा। यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब यहां के बाद नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है फाइनेंशियल डिसीजन। भाई साहब क्या होता है फाइनेंशियल डिसीजन, क्या क्या डिसीजन हमें लेना पड़ता है, तो चलो आओ देखते हैं। यहां पे बोला गया
टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि फाइनेंसिंग डिसीजन को पढ़ करके हमें यह समझना है कि पैसा कहां से आएगा, क्या बोरोड फंड या ओनर्स फंड, इक्विटी या डेट, ये कौन बताता है सर, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में चलो लिख देते हैं यहां पे इक्विटी या डेट, क्लियर है। उसके बाद तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में तुमको यह समझ में आएगा कि कहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाए और कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। इट मींस यहां पे क्या हम लोग पढ़ेंगे सर, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है और वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट हमारा है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में कितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा और कितना ज्यादा प्रॉफिट को बचा करके रखना है, यानी कि रिटेन्ड, ये हमें पढ़ना है डिविडेंड डिसीजन में। तो तुम्हारा क्या हो गया यहां पे, फाइनेंसिंग डिसीजन में कितना इक्विटी और कितना डेट, यानी कि उधार कितना और ओनर्स फंड कितना। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फिक्स्ड कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है एंड वर्किंग कैपिटल में कितना, वो क्या होता है दोनों, फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल आगे हम लोग बताएंगे, मतलब पढ़ेंगे। अगर किसी को नहीं पता है तो दिमाग को एकदम शांति से बैठ करके पढ़ो, जहां जितना तक पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है अपने बुक को खोल के रखो, अपने नोट्स को खोल के रखो, नहीं भी खोल के रखोगे, ये मेरा गारंटी है कि यहां तक जहां तक मेरे साथ रहोगे कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। उसके बाद डिविडेंड डिसीजन में हम लोग को क्या पढ़ना है सर, डिविडेंड का मतलब नाम से शब्द का ही मतलब है बांटना, तो कितना प्रॉफिट को बांटना है और कितना रिटेन्ड बचा करके रखना है। ये हम लोग का 3 डिसीजन जो है वो मैटर करता है सर, मैटर करता है। आ रहा बात समझ में, तो चलो एक एक करके ये सारे डिसीजन को पढ़ा जाए। सबसे पहले यहां पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है सर, हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखो यहां पे बोल रहा है इट इज कंसर्न विथ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है कि जो पैसा आया ना, जो तुम बोरोड फंड या ओनर्स फंड के तरफ के मतलब के जरिए, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जो तुम्हारा है ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, इसके जरिए जो तुम कंपनी में अपना पैसा लेकर के आए, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। आ रहा बात समझ में, तो यहां पे बोला क्या बोला गया सर, इट इज कंसर्न्ड विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म्स फंड इन डिफरेंट असेट्स। अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज फिक्स्ड असेट्स इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन जहां मैं बोलूं समझ जाना लॉन्ग टर्म, कैपिटल बजटिंग डिसीजन का नाम जैसे ही मैं लूंगा समझ जाना तुम लोग लॉन्ग टर्म, राइट। एंड शॉर्ट टर्म का नाम जैसे ही मैं लूंगा वर्किंग कैपिटल। याद रखना, अभी जस्ट मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म। चलो, तो यहां पे क्या बोला गया सर, अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कैश, इन्वेंट्री एंड डेटर इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो हमें यहां पे यार अब सोचो बात को, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बहुत बड़ा क्रूशियल डिसीजन होता है ये। क्यों, यहां पे तुम निवेश के बारे में सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो। अगर बेटा गलत तरीके का तुमने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा सर, बहुत कुछ हो जाएगा सर, यहीं से लॉस होगा सर। अगर तुमने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया कि यार ये मशीनरी चलो खरीद के लाते हैं गुजरात से, ये मशीनरी से काम हो जाएगा, पता चला कि वही मशीनरी राजस्थान में 5 लाख रुपए सस्ता में मिल रहा था, तुमने नहीं लिया, तुमने नहीं लिया, वो फिक्स्ड असेट्स का डिसीजन था ना। अब एक बार तुमने वंस परचेस कर लिया, तुम क्या रिवर्स जा सकते हो क्या, नहीं सर, नहीं जा सकते। आ रहा समझ में, तो यहां पे बहुत सोच समझ करके सारे कामों को किया जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, देखो जहां जहां फैक्टर आएगा, फैक्टर का मतलब हो गया तुमको किसकी चीजों पे ध्यान रखना है। जब भी तुम इन्वेस्टमेंट डिसीजन करोगे तुमको हमेशा एक 3 चीजों पे यहां पे ध्यान देना है। कौन कौन सा सर, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ये 3 चीजों पे बेटा आपको ध्यान देना है।
पहला क्या बोल रहा है सर? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब जहां तुम इन्वेस्ट कर रहे हो हमेशा तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में कैश आते रहना चाहिए, तुम्हारा बिजनेस में कैश आते रहना चाहिए। क्योंकि देखो ध्यान से समझना, लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी होता है। लिक्विडिटी का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, राइट? अवेलेबिलिटी ऑफ कैश जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, लाइफ में बहुत जरूरी होता है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत जरूरी होता है। तुम इंप्लॉय को सैलरी दे रहे हो, तुम मशीनरी को ऑपरेट कर रहे हो, तुम वेजेस दे रहे हो, तुम कुछ भी दे रहे हो, तो भाई साहब उसके लिए कैश चाहिए ना, जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है। उसी को बोला था अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एंड उसी को बोला था लिक्विडिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी को बचा करके रखना है। आराबासा में लिक्विडिटी का बहुत एक सिग्निफिकेंस रोल माना गया है। तो वही बोला गया है कि तुम कोई ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट करो जहां से कैश फ्लो होते रहे। तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए? कैश फ्लो होते रहना चाहिए, कैश फ्लो होते रहना चाहिए। आराबासा में क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए यार कैश का होना जरूरी है। ऐस करना है तो कैश चाहिए, राइट? उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न। देखो कौन सा प्रोजेक्ट है, 4-5 प्रोजेक्ट है, ABCDE, है ना? 4-5 प्रोजेक्ट है, तुमने 4-5 प्लानिंग कर रखा है कि यार इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए। अब तुमको लग रहा है कंपैरेटिवली सी में से ज्यादा रिटर्न आ रहा है, गो विद द सी, जाओ सी के साथ। आराबासा में सी प्रोजेक्ट के साथ ही जाओ ना यार, कहां कोई दिक्कत है? तो बोला गया सबसे पहला कि तुमको कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट ऐसा जगह करो, और उसके बाद सी के साथ जाओ या बी के साथ जाओ या ए के साथ, जिसके साथ जाना जाओ, लेकिन तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया अलग अलग भी है। अब तुम देखो कि तुम्हारा उससे रिलेटेड मशीनरी अवेलेबल है कि नहीं, जो तुमने जो भी एक कोई प्लान को तुमने सेलेक्ट किया कि बी के साथ चलो चला जाए, इसमें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो भाई साहब बी प्लान के अकॉर्डिंग लेबर तुमको मिलेंगे कि नहीं, मशीनरी अरेंज हो जाएगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि तुम बी के साथ गए, रिटर्न इसमें तुमको सही दिखा, बट लेकिन यहां पे यार प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई कि लेबर ही नहीं मिल रहा है उस प्लान के लिए। आराबासा में तो इन्वेस्टमेंट का बेटा और भी अलग अलग क्राइटेरिया है, उसको भी तुमको देख करके चलना पड़ेगा। आई होप तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लियर होगा। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब यहां पे आता है पैसा कहां से आए सर, फाइनेंसिंग डिसीजन। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो देखो क्या बोल रहा है यहां पे, इट डील विथ द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड, क्वांटिटी कितना ज्यादा रेज्ड किया जाए, फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्स विच इज डेट एंड इक्विटी। तुम्हारे पास बेटा देखो दो ही जरिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन में दो सोर्स है फाइनेंस का, पहला डेट, दूसरा इक्विटी, राइट? चोरी तो नहीं करोगे बे। It involves identification of various available source. The main source of fund for the firm are shareholders fund and borrowed fund. ये दो तुम्हारा मेन सोर्स होता है, शेयर होल्डर एंड बोरोड फंड। क्लियर है? तो ये था तुम्हारा फाइनेंसिंग डिसीजन। इट मींस बेटा पैसा कहां से आए सर। अब यहां पे भी कुछ फैक्टर्स है जिसको दिमाग में रखना। वहां पे जो फैक्टर्स देखे थे ना अभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, तो यहां भी कुछ फैक्टर्स है। क्या फैक्टर्स है सर, आओ देखते हैं। सबसे पहले तुमको किस चीज को देखना होगा, कॉस्ट को देखना पड़ेगा सर, कि डेट में ज्यादा कॉस्ट लग रहा है कि इक्विटी में ज्यादा कॉस्ट लग रहा है। कॉस्ट तुमको डेट में ज्यादा, उधार लेने में ज्यादा कॉस्ट तुमको लग रहा है, या तुमको इक्विटी शेयर इशू करने में ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, तुम ये देख लो। आ रहा होगा बात समझ में। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, क्या देखना है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, कॉस्ट ऑफ इशू। कॉस्ट ऑफ इशू बोला गया, कॉस्ट ऑफ इशू को फ्लोटेशन कॉस्ट, जो कंपैरेटिवली देखा जाता है यार कि ये तुम्हारा बोरोड फंड में कम फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है एज कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर, राइट? तो तुम यहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब जो फंड को रेस करने में जो कॉस्ट लगता है, कॉस्ट ऑफ इशू, उसी को बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। क्लियर है? वो देखना है। देखो किस में ज्यादा लग रहा है, डेट में ज्यादा लग रहा है तो इक्विटी लो, इक्विटी में ज्यादा लग रहा है तो डेट लो। क्लियर है? कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये बेटा बोला गया कि देखो कि बिजनेस में कैश फ्लो हो रहा है कि नहीं। अगर तुमने डेट लिया, उधार लिया, तो यार तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को, और इंटरेस्ट तुम कब दोगे, जब तुम्हारे पास लिक्विडिटी होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश होगा। तो तुमको क्या चेक करना होगा सर, कौन सा फैक्टर देखना होगा कि कैश फ्लो पोजीशन क्या है तुम्हारे बिजनेस का, कैश है या शॉर्ट है।
आ रहा बात समझ में? शॉर्ट है, इक्विटी के साथ जाओ, चुपचाप इक्विटी के साथ जाओ। और अगर कैश है तो भाई साहब आ जाओ डेट के साथ, क्योंकि तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैश नहीं है, इक्विटी के साथ जाओ। नेक्स्ट, कंट्रोल कंसीडरेशन। अब यहां पे बोला गया कि तुम क्या अपने कंट्रोल को डाइल्यूट करना चाहते हो। इक्विटी शेयर होल्डर अगर तुम बढ़ाओगे, मान के चलो कि 100 रुपए की कंपनी है, 4 मालिक इसका है, 25-25 रुपए मान लो सबका है। क्लियर है? अब यहां पे 2 इंसान और बढ़ जाएगा तो ये 25 रुपया भी तो घटेगा। आरा भाषा में, यानी कि तुम्हारा शेयर बट रहा है, कंपनी में तुम्हारा कंट्रोल बट रहा, क्योंकि जो आएगा उसको भी मालिकाना हक चाहिए सर, पावर टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी तो चाहिए। आ रहा बात समझ में? तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो डाइल्यूट ना हो तुम्हारा कंपनी का जो कंट्रोल सिस्टम है, तो तुम गो थ्रू द डेट। अगर तुम चाहते हो कोई इशू नहीं है यार, आओ जितने लोग आते हैं, तो फिर तुम इक्विटी में जाओ। राइट? तो कंट्रोल कंसिडरेशन यही बोलता है। स्टेटस ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो कैपिटल मार्केट अगर बूम पे है, कैपिटल मार्केट बूम पे है, तुम्हारा शेयर तुरंत बिक जाएगा, फटाक से तुम एफपीओ कर दो, आईपीओ कर दो, जो भी कर सकते हो कर दो। आ रहा बात समझ में? अगर शेयर मार्केट गिरा हुआ है, रिसेशन पीरियड चल रहा है, ये होता है बूम और ये होता है रिसेशन। राइट? तो भाई साहब बूम पे है, इक्विटी में जाओ, रिसेशन में है, डेट के साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? रिस्क। भाई साहब रिस्क तो सबको ही जानता है, डेट में ज्यादा है, उधार में ज्यादा है। रिस्क तुम्हारा उधार में ज्यादा है ना? इक्विटी शेयर होल्डर क्या है, कमाओगे तो उसको देना है, नहीं कमाओगे उसको नहीं देना। बट यहां पे रिस्क किस में ज्यादा है? बैंक वाले, बैंक से लोगे पैसा, भाई साहब तुम कमाओ मत कमाओ, तुम्हारा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो तुमको रेगुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता रहेगा। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब तुम एक चीज चेक कर लो कि तुम्हारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से कितना है। तुमको क्या लगता है कि यार पहले से मेरा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर 1 लाख रुपया है और मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, 1,20,000 आ रहा है और 1 लाख खर्च ही हो जा रहा है, तो तुम्हारे पास पैसा बच कहां रहा है यार? ऑलरेडी तुम्हारे पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, तो तुम क्यों जा रहे हो डेट के साथ? इक्विटी के साथ जाओ। तुम सोच रहे हो कि नहीं यार फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट उतना है नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब बिजनेस चलाने के लिए खर्चा, तो तुम देख रहे हो कि खर्च ज्यादा नहीं है, पैसा बच रहा है, लिक्विडिटी जमा हो रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश आ रहा है, हो रहा है, तो उस सिचुएशन में तुम जाओ आराम से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है डेट के साथ, क्योंकि तुम इंटरेस्ट दे सकते हो। भाई साहब पैसा होगा ना, तुम्हारे बिजनेस में पैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश है, कैश फ्लो आ रहा है, हम चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है, तभी जाना डेट के साथ, वरना मत जाना। क्लियर होगा सब ये फाइनेंसिंग डिसीजन। नेक्स्ट एंड लास्ट, डिविडेंड डिसीजन। ये 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन हमने देखा था। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बहुत अच्छे से हमने देखा वहां पे कि फिक्स्ड एसेट्स में क्या करना है, फिक्स्ड कैपिटल में और वर्किंग कैपिटल में। उसके बाद हमने फाइनेंसिंग डिसीजन, लास्ट है हमारा डिविडेंड डिसीजन। अब यहां पे डिविडेंड डिसीजन में क्या होगा सर, देखो एक बार। डिविडेंड डिसीजन बोलता है कि इट डिटरमाइंड हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि कितना ज्यादा प्रॉफिट को बांट देना है एज डिविडेंड, एंड हाउ मच टू बी रिटेन्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, और कितना ज्यादा बचा करके रखना है ताकि फिर से री इन्वेस्ट किया जाए एज द रिटेन अर्निंग। कोई दिक्कत नहीं सर। तो डिविडेंड डिसीजन क्या बताता है? 2 चीज देखो, अभी जस्ट मैंने बताया था यहां पे। डिविडेंड डिसीजन क्या बता रहा है? प्रॉफिट को कितना ज्यादा बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, और कितना ज्यादा रिटेन करना है, यानी कि बचा करके रखना है। तो आओ देखते हैं सर। फैक्टर, क्या क्या फैक्टर्स है, ध्यान से समझना डिविडेंड डिसीजन में क्या क्या फैक्टर्स है। सबसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग। तुमको सबसे पहले यह देखना होगा कि कितना पैसा तुम्हारा कमाया गया, और या तो प्रीवियस ईयर में तुमने कितना पैसा कमाया, जोड़ करके लग रहा है कि तुमको बहुत ज्यादा पैसा है हमारे पास, 2 डिविडेंड, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, एक पैसा कमाना और एक कमाते रहना। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग तुम्हारा क्या है? अरे बात समझ में, यानी कि तुमने पिछले साल 2% डिविडेंड बांटा, इस साल तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स ठीक ठाक है, फिर तुमने 2% बांटा, तो कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर अगर तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग गिर रहा है तो तुम्हारा डिविडेंड भी गिरेगा, जाहिर सा बात है सर। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन करते क्या है ना, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी पे डिविडेंड को बांटते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है सर, मान के चलो कि एक ABC कंपनी है और एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, दोनों लिमिटेड कंपनी है ना।
ये दोनों कंपनी में खास बात क्या है कि एबीसी लिमिटेड जो है वो देखती है कि यार प्रॉफिट आया तो बांटा जाएगा, नहीं आया तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन XYZ लिमिटेड बोलती है कि स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, कि भाई साहब जब कोई नहीं डिविडेंड देगा ना, जब मार्केट का पूरा रिसेशन पीरियड चलेगा, उस टाइम भी हम डिविडेंड बांटेंगे। सब 1% भी नहीं दे रहा है, उस टाइम भी हम 2% बांटेंगे। तो यानी कि अगर सब लॉस दिखा रहा है कंपनी का, तुम उस टाइम बेटा डिविडेंड बांट रहे हो, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम्हारे नाम का एकदम गाना बजाना होने लगेगा कि यार ये कंपनी है कि क्या है पता नहीं, ये तो डिविडेंड बांटते रहता है, कभी लॉस ही नहीं शो करता है। आ रहा बात में? तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कम दो, देते रहो, राइट। उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर तुम्हारा इन फ्यूचर कुछ ग्रोथ प्लान है, डिविडेंड बचा के रखो, रिटेन करके रखो, यानी पैसा बचा करके रखो। और कोई ग्रोथ प्लान नहीं है, खुल के दोनों हाथ से उड़ाओ, इट मींस डिविडेंड बांटो, राइट। कैश फ्लो पोजीशन, बेटा कैश फ्लो पोजीशन को भी देखना है तुमको। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब कि भाई साहब कैश आ रहा कि नहीं आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि तुम अपना लिक्विडिटी को खत्म कर लो। लिक्विडिटी कंपनीज एक्ट ये नहीं बोलता है कि लिक्विडिटी को खत्म करके डिविडेंड को बांटो, राइट। लिक्विडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो इफेक्ट इन लिक्विडिटी। आ रहा बात समझ में? उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट सर, शेयर होल्डर प्रीफरेंस। देखो किस टाइप का शेयर होल्डर है। अगर एकदम वेल्दी शेयर होल्डर है, डिविडेंड ठीक ठाक अगर देख रहे हो यार, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा एक चीज देखा जाता है कि कोई भी एक्सपीरियंस होल्डर जब शेयर होल्डर रहते हैं ना, तो एक्सपीरियंस होल्डर शेयर होल्डर आने वाले यूथ को ट्रेंड करते हैं, राइट। उनको ट्रेंड करता है, उनको एक्सपर्ट मानने लगता है सब, तो उनको डिविडेंड ठीक ठाक दो, बाकी सबको नॉर्मल भी देख सकते हो। उसके बाद टैक्सेशन पॉलिसी, देखो यहां पे ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है हर एक कंपनी को, राइट। कोई भी डिविडेंड कंपनी जब डिविडेंड बांटती है ना, तो उसको डिविडेंड बांटने पे टैक्स लगता है। तो यार टैक्स अगर ज्यादा लगेगा तो कंपनी डिविडेंड कम बांटेगी, वरना या बांटेगी ही नहीं। आ रहा बात समझ में? तो यहां पे बोला टैक्सेशन पॉलिसी भी तुमको देखना होगा कि कितना ज्यादा तुम्हारा टैक्स में लग रहा है पैसा, उसके अकॉर्डिंग तुम डिविडेंड बांटोगे, राइट। उसके बाद स्टॉक मार्केट रिएक्शन, बेटा डिविडेंड जब तुम बांटते हो ना, तो स्टॉक मार्केट में बड़ा गुड न्यूज जाता है कि यार ये कंपनी जो है ना बूम पे है, तो ये कंपनी बूम पे है, तो तुम उसका फायदा भी उठा सकते हो, तो डिविडेंड वहां पे से भी तुमको समझ में आ जाएगा। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, तुम्हारा जहां पे तुम एफपीओ आईपीओ कर रहे हो कैपिटल मार्केट में, राइट, वहां पे लोग जो बैठे हुए हैं तुमसे एक हायर रिटर्न का एक्सपेक्टेशन लगा करके बैठे हुए हैं। तुम उनको अगर डिविडेंड ठीक ठाक दे रहे हो तो तुरंत से तुम्हारा फिर से तुमने एफपीओ किया, अगर तुम्हारा फिर से शेयर सेल हो गया, वहां पे तुमने जैसे ही अपना आईपीओ लेकर गया तुम्हारा से। तो जो लोग भी कैपिटल मार्केट में बैठे हुए हैं, तुम्हारा से एक अच्छा डिविडेंड का, एक हैंडसम परसेंटेज ऑफ डिविडेंड का तुमसे एक्सपेक्टेशन लगा करके बैठे हुए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हमारा लीगल कंस्ट्रेंट। लीगल कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम डिविडेंड बांटो ही बांटो। आ रहा बात समझ में? यहां पे तुमको अपना लिक्विडिटी को खत्म नहीं करना है, वही बोलता है तुम्हारा लीगल कंस्ट्रेंट, राइट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट बोलता है कि जो भी तुमने डेट लिए हुए हो, जो तुम्हारा फाइनेंसर है, बैंक या एनबीएफसी कोई भी, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी जिससे तुमने उधार ले रखा है, भाई साहब वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है आपके पास, आपके साथ, और कम से कम बोलता है कि डिविडेंड बांटो। हमें कहां से पैसा दोगे? फिर तुमने अपना सारा कैश खत्म कर दोगे बांट करके डिविडेंड ही, तो फिर हमें कहां से दोगे? इसीलिए थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है। तो डिविडेंड डिसीजन आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया या नहीं समझ में आने का तो बात ही नहीं यार, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूं कैसा हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों को लग रहा है कि यार यहां इस टॉपिक में थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, आप मेरा नंबर पे कॉल कर सकते हो, स्लाइड पे नंबर चल रहा है, आप डीएम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हो। या हमारा जो स्टूडेंट है, आप आओ, मोस्ट वेलकम आपका क्लास में आकर के आप आराम से अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट, यहां तक तो हो गया डिसीजन। अब देखो यहां पे एक नया टॉपिक आया, फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या होता है सर प्लानिंग? प्लानिंग जो होता है ना, वो प्लानिंग होता है जो तुमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। क्या करना है सर आगे, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है सर, ये सब प्लानिंग है सर। आ रहा बात समझ में? तो फाइनेंस का प्लानिंग करना ताकि हमें कोई फ्यूचर में कुछ किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, राइट।
हमने ये प्लानिंग कर लिया कि डेट लेना है भाई, और आगे चलकर रेपो रेट बढ़ गया तो प्रॉब्लम है सर। आरा भाषा में हम ले लिए तब जाके रेपो रेट बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसके लिए बढ़ा, जिसके लिए बढ़ा, तो थोड़ा बहुत यहां पे प्लानिंग बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आओ देखते हैं क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट। सिंपल सा बोलता है कि यहां पे एस्टिमेशन लगाना कि कितना पैसे की जरूरत है ऑफ द बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेस ऑफ फंड। क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है सर? टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। अवेलेबल करवाना फंड को जब भी जरूरत हो, वो फाइनेंशियल प्लानिंग कराता है, उसको इंश्योर करना, राइट। टू इंश्योर दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरली। जरूरत है 10,000 करोड़ का, तुमने अननेसेसरी 20,000 करोड़ रुपए रेज कर लिया, फाइनेंशियल प्लानिंग तुम्हारा सही नहीं था। तुम्हारा डेट तुमको लेना था, तुमने इक्विटी ले लिया, उस टाइम डेट का पीरियड था, है ना, रेपो रेट कम था, मार्केट रिसेशन पे, जो कैपिटल मार्केट था वो रिसेशन पे चल रहा था, और इधर रेपो रेट कम पे चल रहा था, तो किस में फायदा होगा सर? डेट में फायदा होगा आ रहा, क्योंकि रेपो रेट कम में है, फायदा होगा हमें। तो तुमने उस टाइम भी इक्विटी शेयर इशू कर दिया, तो ये सब फाइनेंशियल डिसीजन खराब है। तो क्या क्या हमें सोचना है, क्या क्या फैक्टर्स है, ये सब हमें देखना है फाइनेंशियल प्लानिंग में, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, सबसे पहला प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। बोलता है कि जब तुम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो ना, देखो चैप्टर नंबर 4 तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा वीडियो पढ़ा हुआ है, वन शॉट वीडियो जाकर के देख सकते हो। प्लानिंग चैप्टर जो पढ़ लिया, फाइनेंशियल प्लानिंग समझ में आ गया। कुछ नहीं है यार, प्लानिंग जो फ्यूचरिस्टिक है, फाइनेंशियल प्लानिंग भी हम लोग आगे का सोचते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है? फ्यूचर चैलेंज को यहां पे प्रिपेयर रहते हैं कि कुछ भी आगे हो जाए देख लिया जाएगा, हम तो भाई तैयार हैं। अवॉइड बिजनेस शॉक्स, तुमको शॉक्स नहीं लगेगा, अच्छा रेपो रेट गिर गया, हम तो इक्विटी ले लिए सर, इधर मार्केट भी गिर गया, रिसेशन में आ गया, तो तुमको कोई शॉक, तुमने बहुत अच्छे से वेल तरीके से तुमने प्रिडिक्ट करके चला था तुमने। यार देखो क्या है तुम्हारा प्लानिंग, एक मेंटल एक्सरसाइज है, एक प्रिडिक्शन है, आरा भाषा में तो प्रिडिक्शन है, तो तुम यार सब कुछ सोच के चलना होगा ना कि रेपो रेट क्या है, मार्केट बूम पे है, मार्केट रिसेशन पे है, ईच एंड एवरीथिंग तुमको सोचना होगा। कोऑर्डिनेट्स वेरियस बिजनेस फंक्शंस, सारे बिजनेस फंक्शंस को ये कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि फंड रेज कहां से होगा? एडुक्वाइट फंड को रेज यही करता है। एलिमिनेट वेस्टफुल एफर्ट, जो भी वेस्टफुल एफर्ट है उसको एलिमिनेट करता है। लिंक्स प्रेजेंट विथ फ्यूचर, और जो भी चीजें यहां पे होता है वो सब फ्यूचर से लिंक्ड होता है, याद रखना। क्योंकि तुम्हारा फाइनेंशियल प्लानिंग जितना अच्छा होगा, प्रॉफिट उतना ज्यादा तुमको अच्छा होगा, वरना यार लॉस हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग ही सब कुछ होता है। प्लानिंग सही होगा तभी सारा काम होगा। लिंक्स इन्वेस्टमेंट विथ फाइनेंसिंग डिसीजन, बोलता है कि इन्वेस्टमेंट तुम्हारा जो भी फाइनेंसिंग है, तुमने प्लान करा कि डेट कहां से लाया जाए, और इन्वेस्टमेंट तुमने उसी हिसाब से करोगे ना, क्योंकि तुमको यार कर्ज करके पैसा लाओ तो तुमको इंटरेस्ट भी तो देना है, आ रहा बात समझ में? तो तुमको यहां पे ये देखना होगा कि फाइनेंसिंग डिसीजन मेरा जैसा होगा वैसे ही मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, तो दोनों सब कुछ सारा फंक्शन आपस में लिंक्ड होता है। एंड फैसिलिटेट फाइनेंशियल कंट्रोल, क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं होगा, जब तक तुम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, तो एक बहुत बड़ा स्कोप है कंट्रोलिंग करने का, फाइनेंशियल कंट्रोल करने का, कि भाई साहब मैंने तो डेट बोला था, तुमने इक्विटी क्यों लिया? तो तुमने ये प्लानिंग करा ना, अब प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्लान मतलब कंपैरिजन बिटवीन प्लान परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। आई होप यहां तक तुम लोगों को क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इससे केस स्टडीज आते हैं, इससे क्वेश्चंस आता है, और स्टेट बोर्ड इससे भी आपके लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर टाइप से क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, राइट। चलो हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर का देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ना हम लोग जब वैल्यूएशन लगाते हैं कि कितना का कैपिटलाइजेशन है, देखो तो यार, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मान लो कोई कंपनी का बोल दिया यार 19 लाख करोड़ है, कोई 24 लाख करोड़ है, रिलायंस का इतना लाख करोड़ है, कैसे बोलते हैं हम लोग, क्या बताते हैं उनका हम लोग बताते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। उनका हम लोग क्या बताते हैं सर? कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट, कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इतना का कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब क्या है सर कैपिटल स्ट्रक्चर? तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी।
आ रहा बात समझ में कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना उधार है और कितना इक्विटी है, यानी ओनर्स फंड कितना है एंड बोरोड फंड कितना है, ये जस्टिफाई करता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत नहीं सर। आओ देखते हैं कि सर क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब। सबका मतलब ही पढ़ लो बेटा तुम लोग। कैपिटल स्ट्रक्चर, इट रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड दैट इज इक्विटी एंड बोरोड फंड दैट इज डेट। कोई दिक्कत नहीं सर। ये मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, इट मींस इक्विटी एंड डेट का मिक्सचर है ये। कोई दिक्कत सर नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर बता चुके हैं। अब यहां पे एक नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा फाइनेंशियल लिवरेज। भाई साहब इसको समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल लिवरेज क्या बोलता है, ध्यान से समझना। फाइनेंशियल लिवरेज बोलता है कि अगर तुम अपने बिजनेस में कर्जा लेते हो, डेट बढ़ाते हो, तो तुमको, तुम्हारे शेयर होल्डर को अर्निंग पर शेयर बढ़ता है, यानी कि तुम्हारा इंक्रीज होता है पर शेयर में अर्निंग। आ रहा बात में? क्या बोला सर, फिर से बोलना, फिर से सुनो। कोई ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल लिवरेज का कहना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कर्ज लेकर के बिजनेस करती है और इक्विटी को कम करती है, कर्ज को बढ़ाती है, तब उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है। कैसे होता है सर, वो भी हम लोग देखेंगे। क्यों होता है सर, वो भी हम लोग देखेंगे। और किस कंडीशन में होता है सर, वो अभी मैं बताता हूं। कंडीशन बस आपका होना चाहिए कि आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बड़ा होना चाहिए। किससे सर, बैंक इंटरेस्ट से। बैंक या तुम जहां से भी लोन ले रहे हो, बैंक इंटरेस्ट से तुम्हारा ROI बड़ा होना चाहिए। कंडीशन ये होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि तुम्हारा ROI बड़ा होना चाहिए बैंक। जैसे मान के चलो एग्जांपल कि तुमने 1,00,000 रुपए लोन लिया, कलर चेंज करता हूं, मिक्स हो जा रहा है यार। तुमने 1,00,000 रुपए बैंक से लोन लिया, कम अमाउंट में ज्यादा समझ में आएगा, राइट। 1,00,000 रुपए तुमने बैंक से लोन लिया, तुम्हारा ROI है मान के, और तुम्हारा 1,00,000 पे जो तुमको जो लोन मिला बैंक से लोन मिला 12% पे पर एनम, यानी बोला है 1 साल के अंदर मुझे 12% यानी कि 12,000 रुपए इंटरेस्ट चाहिए सर। ऐसा किसने बोला, बैंक वाले ने बोला। चलो ये तो तुम्हारा फिक्स लाइबिलिटी है, ये तुम्हारा क्या है, फिक्स्ड लाइबिलिटी है सर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब तुम्हारा ROI बोलता है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलता है कि भाई साहब हमेशा बड़ा होना चाहिए यार। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हारा 10% है, यानी कि तुम 1,00,000 रुपया लगा करके 1 साल में पर एनम 10% कमा रहे हो, यानी कि 1,00,000 रुपया तुमने लगाया और 10,000 रुपए तुमने कमाया, और इंटरेस्ट कितना दिया, 12,000। समझ आ गया। 1,00,000 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया तुमने बैंक से लोन लेकर के, और उससे तुमने 10% कमाया, यानी कि 10,000 रुपया कमाया, और इंटरेस्ट कितना दे दिया, 12,000। 2,000 घर से घाटा, 2,000 घर से घाटा हुई ना। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, कर्ज यहां पे क्या कर दिया, कर्ज तुमको नुकसान में डाल दिया सर। तो किस सिचुएशन में कर्ज से तुमको ज्यादा फायदा मिलेगा, जब तुम्हारा ROI बड़ा होगा, किससे, बैंक इंटरेस्ट से। कोई दिक्कत नहीं सर। क्या है फाइनेंशियल लिवरेज, चलो देखते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज बोलता है इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज लाइक इंटरेस्ट। सिंपल बोला, इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में इंक्रीज करना है ना, अर्न्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि हमारे और तुम्हारे द्वारा, किस लिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज का मतलब फिक्स लाइबिलिटी, और फिक्स लाइबिलिटी का मतलब इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं सर। प्रूफ करिए सर, कैसे, आओ देखते हैं सर कैसे। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3। क्या है सर सिचुएशन, इसमें सिचुएशन है, एक कंपनी है तुम्हारा, सिचुएशन ए में एक कंपनी है, सिचुएशन बी में एक कंपनी है, और सिचुएशन 3 में एक कंपनी है। तीनों अलग अलग कंपनी है, ठीक है। इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो है 50 लाख का।
ठीक है, यानी कि जो इसका जो कंपनी है सिचुएशन 1 में वो 50 लाख की कंपनी है, जिसमें इक्विटी कितना है सर, यानी ओनर्स का पैसा कितना है, पूरा का पूरा 50 लाख। कोई दिक्कत नहीं सर। तो जब कैपिटल स्ट्रक्चर 50 लाख का है और इक्विटी ही 50 लाख का है तो डेट जीरो हो गया, डेट नील, एक भी रुपया नहीं। और जब डेट जीरो है तो इंटरेस्ट लगेगा क्या, नो सर, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। देन आफ्टर टैक्स कितना है सर, टैक्स है मान लो 30% पर एनम, राइट। और तुम्हारा इसमें तुमने कमाया ईबीआईटी जो तुम्हारा है, ईबीआईटी का मतलब होता है बेटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। यानी कि अभी तुमने किसी को पैसा नहीं दिया, ना ही तुमने इंटरेस्ट दिया, ना ही तुमने टैक्स दिया, अभी तुमने कमाया 50 लाख लगा के, तो कितना कमाया, मान लो 7 लाख रुपया कमाया। क्लियर है, 7 लाख। चलो सिचुएशन 2 पे आते हैं। सिचुएशन 2 को अलग कलर से लिखा जाए थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। इसका भी कैपिटल जो है वह है 50 लाख का, ठीक है। इसमें जो तुम्हारा इक्विटी है और कैपिटल इक्विटी अगर 50 लाख का है तो 10 रुपया पर शेयर के हिसाब से मान लो ये 5 लाख रुपीस का हो गया, 5 लाख पीस शेयर हो गया, 5 लाख शेयर एट द रेट 10 रुपीस ईच। समझ में आ रहा होगा कि 50 लाख का कैपिटल है और 50 लाख इक्विटी है, तो 10 रुपया पर शेयर का फेस वैल्यू के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, 5 लाख शेयर। चलो नेक्स्ट टाइप का जो तुम्हारा कंपनी है सिचुएशन 2, इसमें बोलता है कि कैपिटल 50 लाख का और इक्विटी जो इसमें है तुम्हारा वो है 40 लाख, ठीक है। तो भाई साहब 50 लाख का कंपनी तो 40 लाख इक्विटी, तो डेट कितना हो गया, 10 लाख, ठीक है। और यहां 40 लाख जब है तो 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से यहां पे नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 4 लाख शेयर, 4 लाख पीस। क्लियर है। चलो उसके बाद यहां पे इंटरेस्ट कितना है सर, मान लो 10%। क्लियर है। उसके बाद तुम्हारा टैक्स कितना है सर, 30% पर एनम। और यहां पे ईबीआईटी यहां भी तुम्हारा है मान लो 7 लाख रुपए, ठीक है। फिर से समझो, कंपनी 50 लाख का, 40 लाख रुपया इक्विटी, तो उधार कितना है 10 लाख, उधार में कितना तुमको ब्याज देना है 10% के हिसाब से, और टैक्स कितना लगेगा 30%। ईबीआईटी कितना है 7 लाख, यानी कि अभी तुमने कमाया 7 लाख रुपए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी का ये फुल फॉर्म होता है। क्लियर है। तीसरा जो सिचुएशन है, आ जाओ तीसरा सिचुएशन, इसका भी कैपिटल मान के चलो 50 लाख का है, राइट। इक्विटी इसमें जो तुम्हारा है वह 30 लाख, कितना है सर 30 लाख। तो 30 लाख इक्विटी है, इसका मतलब 10 रुपए ईच शेयर के हिसाब से कितना पीस शेयर हो गया, 3 लाख पीस सर, 3 लाख वॉल्यूम हो गया, यानी कि पीस हो गया नंबर ऑफ शेयर। डेट कितना है इसमें, जब कैपिटल 50 लाख का इक्विटी 30 लाख तो डेट 20 लाख। चलो उसके बाद तुम्हारा इंटरेस्ट कितना लग रहा है सर इस पे, आपने ही बताया सर 10%। चलिए टैक्स कितना है सर, आपने ही बताया सर 30%। चलिए पर एनम। ईबीआईटी इसमें भी है मान ले बेटा 7 लाख, कोई दिक्कत नहीं सर। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर है। अब यहां पे एक में कर्जा है ही नहीं, नील। एक में कर्जा है 10 लाख और एक में कर्जा है 20 लाख, कोई दिक्कत सर नहीं। तीनों 3 तरीके का कंपनी हो गया। क्लियर है। कैपिटल स्ट्रक्चर सेम है सर, कैपिटल स्ट्रक्चर तीनों का 50-50 लाख है, लेकिन डेट एक में उधार एक में नहीं है, नो उधार। एक में उधार है तो कितना है सर 10 लाख और एक में उधार है 20 लाख।
और आपने बोला कि जिसमें ज्यादा उधार होगा वो ज्यादा कमाएगा। आरओआई बस बड़ा होना चाहिए बैंक इंटरेस्ट से। क्लियर है? तो आरओआई तुम कैलकुलेट कर लेना, बड़ा ही होगा। 50 लाख रुपया लगाए हुए है तो 7 लाख रुपया ये कमा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 10% से ज्यादा ही कमा रहा है। 5 लाख से नीचे कमाता तब इसको 10% यहां होता है। यहाँ जाहिर सा बात है 50 लाख रुपए यहां पे लगाए हुए है और 7 लाख रुपए कमा रहा है, तो 10% से ज्यादा ही कमा रहा है। क्लियर है? तो यहां पे आरओआई बड़ा है, तो यानी कि अब कर्ज ले सकते हैं। राइट, अब कर्ज ले सकते हैं। तो चलो यहां पे कर्ज तो हम लोग लेकर लिए, अब कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे सर? तो यहां पे हम लोग को जो निकालना है वो निकालना ईपीएस, जिसको बोला गया अर्निंग पर शेयर। राइट, कैसे निकालेंगे सर अर्निंग पर शेयर? यहां पे उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या निकालना पड़ेगा सर आपको? अर्निंग आफ्टर टैक्स। और आपके पास क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहां पे इसका फॉर्मूला जो तुम्हारा है ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। राइट, तो नंबर ऑफ शेयर यहां पे सबका दिया हुआ है। एक में दिया हुआ है सर 5 लाख पीस शेयर, एक में दिया हुआ है सर यहां 4 लाख पीस शेयर, और यहां पे दिया हुआ है 3 लाख पीस शेयर। कोई दिक्कत नहीं सर, सब कुछ दिया हुआ है। अब यहां पे कैसे क्या करना है सर? 3 सिचुएशन है ना, आ जाओ तीनों को देख लेते हैं सर। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। राइट, अब यहां पे सबसे पहले लिखेंगे EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना है सर? तो 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां पे हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट को, जो कि है हमारा एट द रेट 10%। इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो क्या सिचुएशन 1 में जाकर के देखो कि कोई इंटरेस्ट है क्या? नहीं सर, नहीं है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग? नील, कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिचुएशन 2 में जाकर के देखो कि इंटरेस्ट है क्या? हां 10%। तो इंटरेस्ट हमेशा उधार का लगता है, तो उधार कितना है सर? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख का 10% 1 लाख आंसर आएगा सर। तो यहां पे लिख देंगे माइनस 1 लाख। कोई दिक्कत सर? नहीं। सिचुएशन 3 में जाके देखो इंटरेस्ट है क्या? यस सर। कितना इंटरेस्ट? कितना का इंटरेस्ट? 20 लाख का, उधार का ही इंटरेस्ट लगेगा। तो भाई साहब 20 लाख का 10% कितना हो गया? 2 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां पे निकल गया हमारा क्या? हमने माइनस किया इंटरेस्ट। तो अभी यहां पे हमारा निकला EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। कितना निकला सर? 7 लाख। 1 लाख यहां माइनस हो जाएगा, 6 लाख, और यहां 5 लाख। अब हम लोग ईबीटी में टैक्स को माइनस करेंगे। अब हम लोग, क्योंकि हमें क्या निकालना है सर? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर के लिए क्या चाहिए हमें? अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अभी हमारे पास क्या? ईबीटी है, अर्निंग बिफोर टैक्स है। तो चलो टैक्स को भी हटाएं, तब आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। टैक्स कितना है सर? 30%, लेस टैक्स एट द रेट 30%। चलो आ जाओ। तो इसका 7 लाख का 30% सर 2,10,000। 6 लाख का 30% सर 1,80,000। 5 लाख का 30% सर बस 15, 1.5 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं सर। इस सब को हम लोग माइनस कर देंगे। राइट, माइनस करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो 7 लाख में से 2,10,000 चला गया। क्या हुआ सर यहां आंसर तुम्हारा? 4,19,000। 6 लाख में से 1,80,000 चला गया। आंसर क्या आएगा सर आपका? 6 में 1 गया, 5,80,000, 4,20,000। चलो,
और 5 में 1.5 गया 3.5 लाख। ये तुम्हारा क्या निकल गया सर? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये क्या निकल गया आपका? अर्निंग आफ्टर टैक्स। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत होगा बेटा प्ले बैक करके एक बार देख लेना, हमको नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होगा। अब हम लोग आराम से अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं। तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या है सर? ईपीएस का फॉर्मूला बोलता है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल गया अपॉन नंबर ऑफ शेयर। तो सिचुएशन 1 में नंबर ऑफ शेयर कितना था सर? सिचुएशन 1 में नंबर ऑफ शेयर कितना था? तो 5 लाख पीस शेयर था सर। तो आ जाओ 5 लाख यहां से यहां डिवाइड कर देंगे। यहां अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन 5 लाख। उसके बाद सिमिलरली यहां भी नंबर ऑफ शेयर कितना था? सॉरी, यहां भी नंबर ऑफ शेयर कितना था? तो 4 लाख पीस शेयर था। आओ 4 लाख से यहां पे डिवाइड करेंगे सर। उसके बाद यहां नंबर ऑफ शेयर कितना था? 3 लाख। तो आ जाओ यहां पे 3 लाख से डिवाइड करेंगे सर। कैलकुलेटर चलो फोन ही यूज कर लेते हैं। अब देखो यहां पे जिसमें ज्यादा अमाउंट आएगा समझ जाना कि वही तुम्हारा ज्यादा कंपनी, मतलब वही कंपनी तुम्हारा ज्यादा पैसा कमा रही है, राइट। तो सबसे पहले 4,90,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख। यहां आंसर आ रहा है 0.98, यानी कि 1 रुपया भी नहीं आ रहा है सर। एक शेयर पे 1 रुपया भी फायदा नहीं हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है सर? सिचुएशन 1 वाले को 0.98 यानी 1 रुपया भी फायदा नहीं हो रहा है। सिचुएशन 2 वाले को आ जाओ देखते हैं सर। यानी कि क्या करना होगा? 4,20,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख। 1.05 इंच का आंसर आ रहा है सर, राइट। 1 रुपया से थोड़ा सा ज्यादा। और यहां पे क्या आंसर आएगा? आ जाओ देखते हैं। 3,50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख। 1 रुपया 16 पैसा। क्लियर है? यही है बेटा इसका आंसर। यानी कि अर्निंग पर शेयर यहां पे निकला सिचुएशन 1 में 1 रुपया भी नहीं, सिचुएशन 2 में 1 रुपया से थोड़ा सा ज्यादा, और सिचुएशन 3 में 1 रुपया से थोड़ा सा ज्यादा से भी ज्यादा, यानी कि इसके कंपैरेटिवली ये ज्यादा। अब तुम एक चीज देखो कि किसमें कर्ज ज्यादा था सर? किसमें कर्ज ज्यादा था? सिचुएशन 1 में या सिचुएशन 2 में या सिचुएशन 3 में? तो सिचुएशन 1 में तो कर्ज था ही नहीं, सिचुएशन 2 में थोड़ा सा कर्ज था, और सिचुएशन 3 में इससे भी ज्यादा कर्ज था। और सबसे ज्यादा कौन कमा रहा? सिचुएशन 3 वाला। यानी कि समझ में आ गया कि जिसका सबसे ज्यादा कर्ज उसका अर्निंग पर शेयर उतना ज्यादा। प्रूफ हो गया सर। तो कोई दिक्कत समझने में? फाइनेंशियल लीवरेज नहीं सर, अगर बहुत अच्छे से समझ में आया तो फाइनेंशियल लीवरेज अगर समझ में आया होगा यार तो प्लीज कमेंट कर देना, यहीं पे ठोक देना कमेंट, उसके बाद आगे आगे वीडियो देखना, राइट। चलो ये तो था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल लीवरेज, कैसे हम लोग अर्निंग पर शेयर अपना बढ़ाते हैं डेट को ज्यादा करके। लेकिन फिर से मैं वही वार्निंग दूंगा कि कब, किस केस में? जब आपका आरओआई, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। किससे? बैंक इंटरेस्ट से। कमा रहे हो बेटा 5 रुपया और लोन दे रहे हो 7 रुपया इंटरेस्ट, 2 रुपया घर से नुकसान। क्लियर है सबको? चलो अब क्या क्या फैक्टर देखना है सर? क्या क्या फैक्टर से कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि जो पैसा तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर डेट लेके आओगे या इक्विटी लेके आओगे, कैसे समझ में आएगा? तो आ जाओ देखते हैं। कैश फ्लो पोजीशन चेक करो। सबसे पहला फैक्टर, पहला फैक्टर बोलता है अपने कंपनी का कैश फ्लो पोजीशंस को चेक करो, राइट। कैश फ्लो पोजीशन को चेक करो इसलिए ताकि तुम अगर डेट के साथ जाना चाहते हो, कैश फ्लो हो रहा है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, जाओ डेट के साथ। कैश फ्लो पोजीशन बहुत खराब है, लिक्विडिटी नहीं है, मत जाओ यार, बिक जाओगे, राइट। दूसरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब तुम्हारा होता है, इसका फॉर्मूला EBIT अपॉन इंटरेस्ट। अब मान के चलो EBIT तुम्हारा है 20 लाख, राइट, और इंटरेस्ट दे रहे हो बेटा 5 लाख, तो 3 टाइम से कटाइए, सॉरी 4 टाइम से कटाइए, कोई दिक्कत समझने में? तो ये तो ठीक है, लेकिन अब यहां पे तुम 20 लाख रुपए कमा रहे हो, EBIT है, और इंटरेस्ट दे रहे हो 10 लाख रुपए, राइट। तो तुम्हारा 2 टाइम्स में कटा, तो भाई साहब नहीं,
यानी कि तुम ऐसे समझो कि 500 रुपया कमा रहे हो, 1000 रुपया कमा रहे हो और 500 रुपया इंटरेस्ट दे रहे हो। नहीं सर, दो ही टाइम मतलब यानी कि दुगुना ही कमा रहे हो। नहीं, कम से कम 4 गुना 5 गुना कमाना, ये ठीक है। 5 लाख इंटरेस्ट दे रहे हो, 20 लाख कमा रहे हो, यहां तक चल सकता है, लेकिन मोर देन 4 टाइम होना चाहिए। 4 5 6 7 ऐसे होना चाहिए। दुगुना तिगुना से काम नहीं चलेगा। आ रहा बात समझ में? यानी कि तुम 10,000 कमा रहे हो और 20,000 कमा रहे हो और 10,000 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हो, क्या ही फायदा है? 1 लाख कमा रहे हो, 20,000 इंटरेस्ट दे रहे हो, तब यहां पे चल सकता है। तो तुमको यह भी देखना पड़ेगा, जिसको बोला गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है तुम्हारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। देखो यहां पे इंटरेस्ट को ही सिर्फ कवरेज किया जा रहा है, तो क्या तुम सिर्फ इंटरेस्ट देते हो? जो बैंक से लोन लिए तुमने उसका सिर्फ इंटरेस्ट दिया? नहीं सर, उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी देते हो ना, प्रीफरेंस शेयर को भी पैसा देते हो ना, शेयर होल्डर को भी पैसा देते हो ना, ये सब को बांटने के बाद तो ये सब कुछ कवरेज कर देता है। डेट सब कुछ कवरेज करता है, डिवेंचर्स वगैरह सबको कवरेज करता है, सिर्फ इंटरेस्ट को ही कवरेज नहीं करता, प्रिंसिपल को भी कवरेज करता है, राइट। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो किसमें ज्यादा है। आराबाद समय में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तुमको देखना बहुत जरूरी है, तब अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओ, डेट के साथ जाओ या इक्विटी के साथ। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसका ज्यादा है? अगर डेट का ज्यादा है तो इक्विटी के साथ जाओ, इक्विटी का ज्यादा है डेट के साथ जाओ। कॉस्ट जिसमें भाग रहा है उसको छोड़ दो यार, जिसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोला गया, कॉस्ट ऑफ इशू बोला गया, राइट। उसके बाद रिस्क कंसीडरेशन, बेटा रिस्क तो ज्यादा डेट में ही है, इसलिए इक्विटी में जाना होगा, राइट। अगर तुम नहीं चाहते हो रिस्क लेना, गो विद द इक्विटी। उसके बाद कंट्रोल, तो अगर तुम डाइल्यूट नहीं करना चाहते हो तब तुम जाओ डेट में, अगर कंट्रोल डाइल्यूट कर सकते हो इक्विटी में जाओ। डाइल्यूट करने का मतलब बांट सकते हो, अगर एलोकेट कर सकते हो तो भाई जाओ तुम इक्विटी में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमको लगता नहीं कंट्रोल हम किसी को नहीं देंगे, मेरा कंट्रोल मेरे पास ही रहेगा, तो भाई साहब उधार लेना पड़ेगा। फिर टैक्स रेट, टैक्स रेट बोले तो कि तुम्हारा देखो कि टैक्स रेट क्या है यार, ज्यादा तुम टैक्स ही दे रहे हो आरा भाषा में, तो उस हिसाब से तुमको, यानी कि देखो सिंपल सा चीज समझना, अभी जस्ट मैंने फाइनेंशियल लिवरेज को समझाया। फाइनेंशियल लिवरेज क्यों, डेट लेने से तुम ज्यादा पैसा क्यों कमा रहे हो? वहां पे तुम जब डेट लेते हो तो डेट होता है इंटरेस्ट, डेट का बदले में तुम देते हो क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है खर्चा। इंटरेस्ट क्या होता है सर? खर्च होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में जब लेके जाओगे तो वो प्रॉफिट को कम कर देता है, जिससे तुम्हारा टैक्स बच जाता है सर। आराबाद में तो टैक्स को छुपाने का काम करता है इंटरेस्ट। तो उधार जो है ना, डेट जो है वो इसीलिए बेनिफिशियल है क्योंकि तुम्हारा वो टैक्स को बचाता है, प्रॉफिट को कम दिखाता है, राइट। टैक्स रेट, तो टैक्स रेट के अकॉर्डिंग तुमको काम करना होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इशू बता चुका हूं मैं। फ्लेक्सिबिलिटी, भाई साहब फ्लेक्सिबिलिटी तुमको देखना होगा कि डेट के साथ आ रहे हो इक्विटी शेयर, तुमको लग रहा है कि नहीं यार इक्विटी शेयर में आएंगे बहुत सारे यहां पे लोग आ जाएंगे, बहुत सारा कंट्रोल मेरा डाइल्यूट हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा, डेट में जाओ। डेट में तुमको लग रहा नहीं यार फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा क्योंकि बैंक वाले पीछे पड़ जाएंगे अगर मैं इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा, तो वो तुम्हारा अप्रोच पे डिपेंड करता है, तुम्हारे सोच पे डिपेंड करता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अब भाई साहब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोलता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ना कोई रेगुलेट कर रहा है। लाइक तुम्हारा स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट कर रहा है, कंपनीज को कंपनीज एक्ट रेगुलेट कर रहा है, तो वो कौन सा फ्रेम बना रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने रेपो रेट बढ़ा दिया, रेगुलेटरी है ना, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो भाई साहब लोन महंगा हो जाएगा, उधार लेना महंगा हो जाएगा। अब सेबी ने कुछ इस तरह से फ्रेमवर्क निकाल दिया जिससे मार्केट में थोड़ा सा बूम आ गई या मार्केट में रिसेशन आ गया, तो भाई उस सिचुएशन में फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग तुमको काम करना पड़ेगा। एंड उसके बाद स्टॉक मार्केट कंडीशन देखो, मार्केट का कंडीशन अगर बूम पे है तो उस सिचुएशन में क्या करो सर? इक्विटी शेयर। रिसेशन में है, उधार के साथ जाओ डेट। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी का मतलब कि थोड़ा बहुत दूसरे को नहीं देखना है, अपना देखना है। वो उधार लेके ज्यादा कमा रहा है तो इसका मतलब हम जरूरी नहीं कि हम भी ज्यादा कमाने लग जाएंगे, अपना दिमाग लगाना है, राइट। यहां पे तुमको पढ़ने से लग रहा होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है दूसरे कंपनी का, लेकिन नहीं, यहां पे फैक्टर है, फैक्टर बोलता है नहीं देखना है सर, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आ रहा बात समझ में? यहां पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है किस चीज को? टू स्विंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपनी, सी योर ओन कंपनी, राइट। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर?
चलो लास्ट टॉपिक जो तुम्हारा है वो है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। आओ इस वीडियो को वन शॉट में बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 9, जो कि क्लासेस में तो टाइम लगता ही है, लेकिन यहां पे मैंने अपना पूरा एफिशिएंसी लगा करके क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझाने का कोशिश किया। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, हो ही नहीं सकता यार। चलो देखो क्या है फिक्स्ड कैपिटल। लास्ट टॉपिक है ये, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। क्या होता है सर? फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, कभी भी जब तुम एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो या कोई भी काम करते हो, राइट, तो तुम्हारा जो कैपिटल है वो दो नेचर का होता है। एक फिक्स्ड कैपिटल, मशीनरी चाहिए सर, लैंड चाहिए सर, बिल्डिंग चाहिए सर, और एक वर्किंग कैपिटल, उस मशीनरी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए सर, उस बिल्डिंग को देने के लिए रेंट चाहिए सर। ये सब क्या है? वर्किंग कैपिटल है। तो बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा, डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो पैसा जो तुम्हें चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। एंड जो फिक्स्ड नेचर का होता है वो तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यहां पे बोला गया फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। सिंपल सा एक लाइन में बोला कि फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट्स। इन्वेस्टमेंट करो किसमें? लॉन्ग टर्म असेट्स में। फीचर्स क्या है सर इसका? लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इंपैक्ट, ये हमेशा तुमको फ्यूचर ग्रोथ देगा, राइट, फ्यूचर बेनिफिट। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है सर। मशीनरी है तो बड़े बड़े मशीनरी आते हैं, बहुत ज्यादा प्राइस का। रिस्क इन्वॉल्व, बेटा तुम एक बार अगर कुछ भी स्टेप ले लिए, इरिवर्सिबल डिसीजन होता है ये। यू कांट स्टेप बैक, तुम नहीं अपने स्टेप बैक ले सकते हो, यानी कि तुम अपना डिसीजन को वापस नहीं ले सकते हो। वही वाला बात हो जाएगा कि भाई साहब 10 करोड़ का मशीन मैंने मुंबई से खरीदा, अब पता चला राजस्थान में वही मशीन में मुझे 20 लाख रुपए कम में मिल रहा था, फंस गए ना। इसीलिए बोला गया यू कांट स्टेप बैक। तो यार यहां पे ये क्रूशियल डिसीजन माना गया है, इसीलिए डिसीजन थोड़ा अच्छे से लेना है, क्योंकि तुम्हारा यही डिसीजन से तो इन्वेस्ट होता है लॉन्ग टर्म असेट्स में। क्लियर होगा? फिक्स्ड कैपिटल देखो क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या दिमाग में रखना है फिक्स्ड कैपिटल जब चाहिए होता है, तो क्या क्या देख करके फिक्स्ड कैपिटल को हम लोगों को रिक्वायरमेंट होता है, इकट्ठा करना पड़ता है। सबसे पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। तुम्हारा बिजनेस किस नेचर का है? तुम्हारा बिजनेस, क्या तुम मैन्युफैक्चरर हो, क्या तुम रिटेलर हो, क्या तुम होलसेलर हो, किस लेवल पे तुम्हारा बिजनेस चलेगा, राइट। स्केल ऑफ द ऑपरेशन तुम्हारा क्या होने वाला है, किस लेवल पे तुम्हारा बिजनेस करना है, एक एरिया वाइज करना है, एक पूरे स्टेट वाइज करना है, नेशन वाइज करना है, एमएनसी बनाना है, क्या करना है। चॉइस ऑफ टेक्निक, देखो यहां पे बोलता है ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का 2 टेक्निक्स होता है चलाने का। पहला तुम्हारा कैपिटल इंटेंसिव और दूसरा लेबर इंटेंसिव, राइट। अगर कैपिटल इंटेंसिव है यानी कि उसमें बहुत सारा मशीनरी लगेगा भाई, तो मशीनरी लगेगा तो बहुत सारा पैसा भी लगेगा, राइट। मशीनरी लगेगा तो उसमें बहुत सारा पैसा भी लगेगा। और अगर लेबर इंटेंसिव है तो वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली सस्ते में हो सकता है, किसके कंपैरिजन? कैपिटल इंटेंसिव के कंपैरिजन, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव वहां पे मशीनरी आ गया, तो मशीनरी परचेज करोगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। उसके बाद क्या है सर तुम्हारा? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। बोलता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब कि यार जब भी तुम सोच करके अपना फिक्स्ड असेट्स को करते हो कि यार समय समय पे अपना टेक्नोलॉजी को हम अपडेट करेंगे, हमेशा मेरे अंदर चेंजेस आते रहना चाहिए, इनोवेशन आते रहना चाहिए, उस सिचुएशन में तुमको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। कोई दिक्कत सर? नहीं। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, हां तुम्हारा लग रहा है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, तुम्हारे जो भी प्लान तुमने किया, तो भाई फ्यूचर में जब तुमको ग्रोथ चाहिए तो उस सिचुएशन में तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगा। तुम्हारा कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं है तो उस सिचुएशन में नहीं चाहिए होगा। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज को बनाना, अगर तुम एक लाइन, सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में तुम डील करना चाहते हो, कम फिक्स्ड एसेट्स, अगर तू कम फिक्स्ड कैपिटल, अगर तुम चाहते हो कि नहीं इन फ्यूचर हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएंगे सर, आज पेन बना रहे हैं, कल कॉपी भी बनाएंगे, परसों पेंसिल भी बनाएंगे, ये सब कुछ बनाएंगे, तो उसी को बोला डाइवर्सिफाई का तुम्हारा अगर प्लान है बेटा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? यू नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल।
फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। अब देखो यहां पे बोलता है बड़े बड़े मशीनरी चाहिए होता है हमें, है ना, बड़े बड़ा मशीनरी चाहिए होता है किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए। अब बेटा प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी चाहिए, उसको हम लोग क्या रेंट पे ले सकते हैं क्या, क्या लीज पे ले सकते हैं क्या, ये सब कुछ देखने के लिए देखना क्या कहलाता है, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। यानी कि अल्टरनेटिव हमें देखते रहना है कि कहां पे दो पैसा बचे। रेंट पे लेकर के, या मान के चलो मेरा सीजनेबल काम है, 2 ही महीना का काम है, 1 करोड़ रुपया लग रहा है मशीन परचेज करने में, और 4 लाख रुपया रेंट लग रहा है उसको रेंट पे लेकर के आने में, क्या फायदा है सर, 2 ही महीना का तो काम है, आराबासा में सीजनेबल आइटम है मान लो मेरा, तो सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव, रेंट पे देख लेंगे, लीज पे देख लेंगे। आराबास समझ में। नेक्स्ट क्या हमारा, लेवल्स ऑफ कोलैबोरेशन, यानी कि अगर हम एक लाइन का बिजनेसमैन है, मान लो ए का भी फैक्ट्री है, बी का भी फैक्ट्री है, सी का भी, डी का भी, ये चारों का फैक्ट्री है, राइट, ये चारों का एक इंडस्ट्री है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बेटा इस चारों को एक तरह का अगर मशीनरी चाहिए, मान लो उस मशीनरी का दाम है 20 करोड़ रुपए, हो सकता है ये चारों मिलके खरीद लेगा, कोलैब कर जाएगा, कम पैसा लगेगा सर। आराबासा में एक बंदा खरीदेगा 20 करोड़, सब मिलके खरीदेंगे 5-5 करोड़, कोई दिक्कत समझने में नहीं सर। तो ये था हमारा फिक्स्ड कैपिटल। आ जाओ लास्ट टॉपिक, वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर। वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन द करेंट असेट्स लाइक डेटर, stock in trade and cash required for meeting day-to-day expenses, paying wages, salary to its workforce and clearing dues of its creditor। सारे लोगों को पैसा दे देना, जो भी तुम्हारा डेटर वगैरह है वो सब तुम्हारा वर्किंग कैपिटल है। आ रहा बात समझ में। जैसे मान के चलो कि तुम लोग, ये बिल्डिंग हमारे लिए हो गया फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन अगर तुम लोग हमारे स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास हमारा पैसा बाकी है तो तुम हमारे डेटर हो गए, तो वो तुम हमारे वर्किंग कैपिटल हो गए बेटा, कोई दिक्कत, क्योंकि उस पैसे से हमारा बिजनेस चल रहा है। अगर किसी के पास ड्यूज है तो, सबके पास नहीं है लेकिन अगर किसी के पास है तो, क्लियर है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब करेंट, कैसे निकालेंगे सर, करेंट एसेट से माइनस कर देंगे हम लोग करेंट लायबिलिटी को, यानी कि जो हमारे पास एसेट्स है उसी से हम लोग करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, जो भी हमें पैसा देना वगैरह है वो सब हमारा लायबिलिटी में आता है, ये आप लोग समझदार हो। लास्ट क्या है सर, फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, किस किस फैक्टर को हमें देखना है वर्किंग कैपिटल के लिए, आओ देखते हैं सर। नेचर ऑफ द बिजनेस, सबसे पहले क्या देखना है सर, नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस बोले तो कि अभी जस्ट हमने बताया सर कि नेचर ऑफ द बिजनेस का मतलब तुम किस नेचर के बिजनेसमैन हो, क्या मैन्युफैक्चरर हो, क्या रिटेलर हो, क्या होलसेलर हो। जितना बड़ा तुम्हारा नेचर उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल, जितना कम तुम्हारा नेचर, जितना छोटा तुम्हारा नेचर उतना कम वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्या हमारा, स्केल ऑफ ऑपरेशन, किस स्केल में तुम बिजनेस करो, क्या खुद जाकर के सामान पहुंचा दे रहे हो, क्या किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू पहुंचा रहे हो, ये सब मैटर करता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुमको पैसा लगता है। बिजनेस साइकिल, बेटा बिजनेस साइकिल में तुम्हें यह देखना पड़ता है कि तुम किस तरीके से काम कर रहे हो। हर भाषा में बिजनेस साइकिल में रिसेशन चल रहा है, बिजनेस साइकिल में डिप्रेशन, रिसेशन पीरियड चल रहा है, मार्केट में बूम चल रहा है। अगर यहां मार्केट में बूम चल रहा है बिजनेस साइकिल में, तब तुमको क्या लगेगा सर, ज्यादा वर्किंग कैपिटल। अगर रिसेशन चल रहा है तो कम, क्योंकि वहां पे डिमांड कम होगी ना, राइट। सीजनेबल फैक्टर, अब यहां पे सीजन आने आ गया है, जैसे मान के चलो अभी ठंडा के दिनों में ये वीडियो बना रहा हूं, तो अभी मैं स्वेटर पहना हुआ, भाई साहब स्वेटर जो ये मैं हुडी पहना हुआ हूं, वो हुडी क्या अभी बना होगा, नहीं, ये बनना स्टार्ट हो गया होगा अभी से 6 महीने पहले। तो भाई साहब 6 महीने पहले जो ये हुडी बना होगा उस टाइम उनको वर्किंग कैपिटल लगा होगा। अभी ये लोग तो बना ही नहीं रहे होंगे, अभी ये लोग बेचने पे ध्यान दे रहे होंगे, तो वर्किंग कैपिटल अभी कम लग रहा होगा, राइट। प्रोडक्शन साइकिल तुम्हारा कितना है, कैसा है, क्या तुम डायरेक्ट से फिनिश गुड्स बना दे रहे हो या उसको स्टेप वाइज बना रहे हो, पहले सेमी फिनिश गुड्स फिर इंटरमीडिएट गुड्स, ये वो दिस दैट, तो उस हिसाब से तुम्हारा पैसा लगेगा। देन आफ्टर क्रेडिट अवेल्ड एंड क्रेडिट अलाउड, बोलता है यहां पे कि तुमको, अगर तुम मान लो रिटेलर हो तो तुमको तुम्हारा होलसेलर कितना ज्यादा उधार दे रहा है, आरावासों में कितना ज्यादा उधार दे रहा है। अगर तुमको उधार ज्यादा मिल रहा है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, तुमको कैश तो कोई सामान नहीं खरीदना पड़ रहा है ना, तुमको उसको उधार तुमको मिल जा रहा है, क्रेडिट अवेल, तो भाई साहब तुमको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा कंपैरेटिवली, राइट। और क्रेडिट अलाउड, अगर तुम उधार सामान दे रहे हो, उधार बांटने का आदत है तुम्हारा, तो उस सिचुएशन में क्या लगेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा।
ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बोलता है कि अगर तुम्हारा वर्कर में एफिशिएंसी है, तुम्हारा मैनेजर एफिशिएंट है, तो बेटा तुमको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। रीजन बिहाइंड दैट कि तुम्हारा वेस्टेज कम होगा। सर आराम में वेस्टेज कम होगा तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहां पे तुम्हारा जो भी चीजें बना रहे हो वो सब का रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जा रहा है, वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। नहीं, शॉर्टेज चल रहा है सर मेरा रॉ मटेरियल, हमको होल्ड करके रखना है, स्टॉक करके रखना जरूरी है, 1 साल का रॉ मटेरियल स्टॉक करके रखना है। यू नीड मोर एंड मोर वर्किंग कैपिटल। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अगर तुम्हारा ठीक ठाक है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं लगेगा। लगेगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अगर नहीं है, नहीं लगेगा। लेवल्स ऑफ कंपटीशन अगर ज्यादा है, बाजार में मार्केट में ज्यादा है कंपटीशन, तो उस सिचुएशन में बेटा तुम्हारा वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, याद रखना। लेकिन ऑल इन ऑल तुम ही हो, वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। कंपटीशन का मतलब जैसे मान के चलो कि अगर किसी भी चीज का तुम रिटेलिंग कर रहे हो, सामान बेच रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट। अब कंपटीशन उससे रिलेटेड बहुत सारे दुकान है मार्केट में, तो यार तुमको हमेशा डर रहेगा ना कि नहीं ये यहां से जाकर के ले सकता है, ये यहां से भी जाकर परचेज कर लेगा, अगर मेरे पास नहीं आएगा तो मुझे बहुत सारा चीज को रखना होगा। आ रहा बात समझ में? तो वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। लेकिन कंपटीशन ही नहीं है, जो हो तुम ही है, तो लोग टी शर्ट खरीदने आए, तुमने शर्ट देके भेज दिया, जो तुम्हारे पास है वही देके भेज दिया, तो उस सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल कम। लास्ट, इन्फ्लेशन यानी कि राइजिंग इन प्राइस। बढ़ेगा इन्फ्लेशन, वर्किंग कैपिटल ज्यादा, घटेगा इन्फ्लेशन, वर्किंग कैपिटल कम। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 1 शॉर्ट वीडियो। आई थिंक आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में एक बार से 2 बार भी वीडियो देख सकते हो। आई डोंट नो कितना सेकंड का बना वीडियो, कितना मिनट का, वो अपलोड करते टाइम देखूंगा। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग, गुड नाइट।